वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू लेक्चर 13 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। लेक्चर 12 में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी को देखा था। ये लेक्चर उसका एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम फ्लोटिंग ऑफ द बॉडीज कंसिडर करेंगे और ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है फ्लोटिंग समझना। जैसे शिप की स्टेबिलिटी पहले उसके फ्लोटिंग को और दूसरी टर्मिनोलॉजीज है जैसे सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे कि कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग जो है वो समझेंगे बेसिक से, सेंटर ऑफ बॉयंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे और बॉयंसी इन द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड सिर्फ आपको बताएंगे। ये एक्चुअली नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग फ्लूइड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे जो 7 प्रॉब्लम्स है जो फ्लोटिंग के बारे में आपको आ, कैसे टैकल किया जाता है फ्लोटिंग कंडीशंस को, ये इन 7 प्रॉब्लम से देखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लोटिंग कंडीशन को एक बार रिवाइज कर लेंगे कि फ्लोटिंग का मतलब है हम पार्शियली या तो फुल्ली सबमर्ज, मोस्टली पार्शियली सबमर्ज बॉडीज होते हैं जिनमें बॉडी को हम कैपिटल वी वॉल्यूम है, उसका डेंसिटी स्मॉल डी लिया है बॉडी का, लिक्विड की डेंसिटी रो है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम में जो बॉडी का वेट नीचे लगता है और बॉयंट फोर्स अप लगता है तो P इक्वल टू डब्ल्यू करेंगे। ये बेसिक फ्लोटिंग कंडीशन है ना। और B क्या है आपका, रो जी वी, और W है वी डी जी। तो यही है आपकी कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग कि B इक्वल टू डब्ल्यू करो, जिसमें स्मॉल वी रो जी इज इक्वल टू कैपिटल वी डी जी आएगा, है ना। और V वॉल्यूम है बॉडी का, स्मॉल v जो है वो सबमर्ड वॉल्यूम है बॉडी का, हाँ? और D डेंसिटी ऑफ बॉडी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। आगे कई बार डेंसिटी ऑफ लिक्विड को सिग्मा भी कहते हैं। तो ये जो की रेशियो है इससे निकल के आता है जो स्मॉल v बाय कैपिटल V इज इक्वल टू डी बाय रो। इसको आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ड दिखाता है। अब डी बाय रो क्या है, यही तो है रिलेटिव डेंसिटी है। हाँ, अगर वाटर ले ले रो को, यूजुअली वाटर रहता है, तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है कि कितना सबमर्ड होगा, है ना। अगर सपोज करो कि डी बाय रो 0.9 है, मतलब 0.9 बॉडी वाटर के अंदर होगी, तो ये चीज़ है यहाँ से निकल के आएगी। और ये डेंसर अगर बॉडी है तो लार्जर फ्रैक्शन सबमर्ज होगा, है ना। और D इक्वल टू रो है तो फुल्ली सबमर्ज होगा क्योंकि 1 हो जाएगा। और D ग्रेटर देन रो है तो बॉडी सिंक्स, ये तो आपको पता ही है, इट कैन नॉट फ्लोट। अब देखो यहाँ पे mg जो है वही vdg है, और इसी को टेंशन भी कई बार बोल देते हैं इन एयर, है ना। अपरेंट वेट जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, इट इज mg माइनस बी, और अपरेंट वेट इन लिक्विड मतलब उसको टेंशन T2 बोल देते हैं कई बार। और लॉस ऑफ वेट क्या है, जो लॉस हो गया वही तो है बॉयंट फोर्स, एग्जैक्टली लॉस ऑफ वेट ही को बॉयंट फोर्स है। फ्लोटिंग कंडीशन के लिए W इक्वल टू बी करो, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, W इक्वल टू बी, कुछ भी नहीं, देर इज नो अदर फोर्स, दैट इज द बेसिक फ्लोटिंग कंडीशन। हाँ, अगर आपका फ्लूइड एक्सेलरेटिंग है तो उस केस में हमने देखा है हमारे हाइड्रोस्टैटिक एक्सेलरेटिंग वाले लेक्चर 9 और 10 में कि जी इफेक्टिव को आप हाइड्रोस्टैटिक केस के लिए जी प्लस ए ले लो, जैसे वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो, है ना। तो आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको बता दिया है। अब हम सेंटर ऑफ बॉयंसी को यहाँ पे देखो,
ये है इसकी डेफिनेशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना। देखो जो पार्शियली बॉडी सबमर्ज थी उसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका जो सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहा जाएगा, और बॉयंट फोर्स जो है वो इसी सेंटर से एक्ट करेगा, है ना। अगर एक फोर्स कोई ले ले तो ये टोटल फोर्स इसी सेंटर से एक्ट करेगा, तो वो वही इफेक्ट लाएगा जो छोटे छोटे फोर्सेस इफेक्ट लाते हैं पूरे बॉडी पे। अब देखो ये हो गया, एक तो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो आगे हम प्रॉब्लम में आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल है, आपका W इक्वल टू बी कर दो, है ना। लेकिन एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, जैसे अगर एक लाइन में नहीं है ये सी जी और सी बी, तो यू कैन इमेजिन कि बॉडी तो रोटेट करेगी, टिल्ट हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ दिखाते हैं, एक्चुअली सी जी नीचे होना चाहिए बट आपको यहाँ पे दिखाया है कि क्यों टिल्ट हो जाएगी। देखो एक लाइन में है, लेफ्ट फिगर में देखो तो ये स्टेबल रहेगी बॉडी, है कि नहीं। दो फोर्सेस कैंसिल हो गए और कोई टॉर्क नहीं है। अगर थोड़ा सा टिल्ट करो तो यूजुअली सी बी जो है वो आपका शिफ्ट होगा, और अगर ये शिफ्ट हुआ तो यू कैन इमेजिन नाउ कि सी जी नीचे सी बी ऊपर, तो ये तो बॉडी टिल्ट कर देगा, है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि सी जी और सी बी दोनों एक लाइन में होनी चाहिए तभी। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ा सा आप शिफ्ट करो तो स्टेबिलिटी के लिए सी जी सी बी के नीचे होना चाहिए, है ना, या तो एट द मोस्ट सी बी के ऊपर रखो, जो हम प्रॉब्लम 7 में देखेंगे। ओके, तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन सिर्फ छोटी सी इंट्रोड्यूस की है। अब प्रॉब्लम देखो, पहला पहला प्रॉब्लम ये है कि एक बोट है जिसमें कार्गो भरा पड़ा है, ठीक है। अब पूछा ये है कि आपने अगर कार्गो निकाल दिया बोट से और वो कार्गो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो क्या पानी का लेवल अप होगा डाउन होगा, है ना। आंसर तो है सेम रहेगा। अगर कार्गो निकाल दिया और सिंक हो गया तो क्या पानी का लेवल अप होगा डाउन होगा, तो आंसर है लेवल फॉल्स, ठीक है। जब कभी भी सिंक होता है जनरली आप लेवल फॉल बोल सकते हो, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो देखो ये एग्जैक्ट कंडीशन है कि बोट के लिए कैपिटल एम मास दिया हुआ है और कार्गो के लिए स्मॉल एम मास दिया है ना। दो कंडीशन है, एक तो है अनलोड करके वो फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, दूसरा सिंक हो जाता है। तो पहले हमने क्या किया है कि फ्लोटिंग कंडीशन लगाई है यहाँ पे। फ्लोटिंग कंडीशन क्या थी हमारी, बी इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे यही फ्लोटिंग कंडीशन है कि बस सिर्फ जी नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये एम बाय रो वाटर बोट के लिए आएगा फ्रैक्शन, और स्मॉल एम कार्गो के लिए बाय रो, ठीक है। अब आपको अगर सिंक हो रहा है लेवल कैसे अप राइज होता है, तो यही की क्वेश्चन है आपकी। अनलोडिंग के बाद जो टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। इतना ही है, इसी से पता चलेगा लेवल फॉल हो रहा है या अप हो रहा है। तो ये बेसिक इंसाइट है। तो देखो कि अगर फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बिफोर और आफ्टर तो सेम रहने वाला है ना। देखो आप, क्योंकि जो एम बाय रो है वो तो वही रहा आफ्टर इवन अनलोडिंग। लेकिन देखो अगर ऑब्जेक्ट सिंक हो गया तो एम बाय यहाँ पे रो डब्ल्यू की जगह रो नॉट लिखेंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमको तो वॉल्यूम डिस्प्लेस चाहिए। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसे आएगा, जो भी वो कार्गो का वॉल्यूम था वही लेंगे, कार्गो का मास अपॉन कार्गो की डेंसिटी,
और कार्गो की डेंसिटी तो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है ना? तो वही तभी तो सिंक हुआ है। और अगर ज़्यादा है तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस तो कम आ गया, सॉरी, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आफ्टर कम आ गया, है कि नहीं? तो अगर कम आया है इसका मतलब है कि लेवल फॉल हुआ, समझे आप? तो यही है। अब चलो ये प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। पहले आप फिगर को देखो, पहले फिगर को फोकस करो। यहाँ पे जो एस स्मॉल एस दिया है फिगर में, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का है, और जो बेस में है एस कैपिटल एस है, वो बेस का एरिया है। अब हम बॉक्स में आंसर देखो कि फोर्स टॉप ऑफ द सिलेंडर क्या होगा भाई, जो भी एटमॉस्फेरिक फोर्स है वही रहेगा। फोर्स मतलब आप प्रेशर मिल गया तो आप प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया करो, है ना? तो फिर बॉटम फेस पे सिलेंडर के क्या प्रेशर रहेगा? तो ये आप देखो कि ये एटमॉस्फेयर उसके ऊपर लग रहा है, प्लस उसका जो भी मास है ना, तो mg नीचे लगेगा। mg बाय एरिया इज द प्रेशर, है ना? फोर्स बाय एरिया इज द प्रेशर। सो देयर फॉर पीसी में हमको कुछ नहीं करना है, पी नॉट प्लस उसका जो मास है, वो मास लेके mg बाय एस करो उसका एरिया। अब तीसरा है कि बीकर के बेस पे क्या प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे आप दो वेरिएशन है, पहले हम आपको पहला वेरिएशन दिखाते हैं जहाँ पे h है ना, तो आपको तो पता है पी बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। बट ये जो h दिया है वो आफ्टर इस सिलेंडर को जो पार्शियली सबमर्ज कंडीशन के बाद ये h है। अब देखो हम छोटा यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया है फिगर के ऊपर, वहाँ क्या दिखाया है कि हमको टोटल बेस पे फोर्स क्या आएगा, टोटल फोर्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द बेस प्लस वेट ऑफ द लिक्विड प्लस वेट ऑफ द सिलेंडर, ये टोटल फोर्स डिवाइड बाय एरिया करेंगे बेस का तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। तो ये मेथड कब करनी पड़ती है, जब हमें इनिशियल एच दिया हो, है ना? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो एच है वो फाइनल एच है, जब फाइनल एच दिया हो तो सीधा पी इक्वल टू रोजी एच कर दो। बट सिलेंडर को सबमर्ज कराने से पहले अगर एच दिया हो तो उस वक्त आपको ये वाली मेथड करनी पड़ेगी, जो बेसिक है कि फोर्स बेस पे कितना आ रहा है, तीनों की वजह से फोर्स निकाल लो और फिर फोर्स डिवाइड बाय एरिया करो, बेस का जो एरिया है। समझे आप? है ना? इतना ही है कि एच को आप देखो कि बाद में दिया है तो फाइनल एच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग क्या आइडिया है, हमको तो पता ही है। हम देखो सी का डेंसिटी दे दिया है, आइस का डेंसिटी दे दिया है, तो कितना फ्रैक्शन आपका ऊपर दिखेगा और कितना डूबा हुआ होगा। तो फ्रैक्शन के लिए तो हमें पता ही है, डी बाय रो करते हैं हम। तो सीधा डी बाय रो करने से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 0.89 मिल रहा है, मतलब क्या कि 89.2% नीचे डूबा हुआ है, सबमर्ज हो गया है ना? और ये बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है, जो ऊपर दिखता है ना, इसीलिए बोलते हैं टीप ऑफ आइसबर्ग, ऊपर छोटा सा दिखता है लेकिन नीचे बड़ा पहाड़ होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ये एप्लीकेशन है हमारा कि सबमर्ज वॉल्यूम कैसे निकाला है। तो सीधा रिलेटिव डेंसिटी इज सबमर्ज वॉल्यूम, नथिंग टू डू। ये कंडीशन है कि जब कभी भी कोई ब्लॉक, यहाँ जैसे यहाँ पे दो डेंसिटीज में अगर कंप्लीटली सबमर्ड है तो उसके लिए देखो कंडीशन दी है। ब्लॉक का साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, क्यूब है जो क्यूब सबमर्ड है उसका, और लोवेस्ट सरफेस बिलो द इंटरफेस 2 सेंटीमीटर दिया, ब्लू में 2 सेंटीमीटर सब नीचे है। ऑयल का जो डेंसिटी है 0.8 दिया है ना? और दोनों जो लिक्विड्स है उनकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, अब बॉयंट कंडीशन लगाइए ए में। बॉयंट कंडीशन क्या है, एम जी
इक्वल टू वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स ऑयल के लिए अलग होगा, बॉयंट फोर्स वाटर के लिए अलग। ओके, तो सब कुछ दिया हुआ है, देखो केयरफुली देखो। वाटर के लिए उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूब लेके किया है, ऑयल का डेंसिटी दे दिया है, और यहाँ पे जो 800 आया है ना, वो आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है ना, एरिया इस क्यूब का 100 हो जाएगा। तो एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। तो ये बेसिकली बी इज इक्वल टू एम जी है। ओके, अब देखो बी में प्रेशर निकाला है, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, है ना। अब ये मत कहना कि ऊपर 1 लिया था, 0.8 लिया था, नीचे हमने रो 800, क्योंकि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, तो वो सब ऐसा यूनिट में लेना पड़ता है। इसलिए जो ऑयल की डेंसिटी थी वो 800 हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी 1000 हो जाएगी। जी 9.8 है ना, और एच कितना है देखो आप, तो पूरा का पूरा रो का तो एच मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसका 10 है। और पानी के लिए कितना एच मिलेगा, क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर डूबा हुआ है, तो पानी का एच 2 है। ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया है। तो ये जो कन्वर्जन है, इस ये जानबूझ के ऐसा लिया है ताकि आपको पता चले टू डू इट। देखो अगला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को समझने के लिए आप ये फिगर में फोकस करो कि क्यूब है, ये जो नीचे डूबा हुआ है फुल्ली सबमर्ड, उसकी लेंथ एल है। अब क्यूब की लेंथ एल है, मतलब वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। वो फुल्ली सबमर्ज कब रहता है? जब उसके ऊपर आप ये 200 ग्राम का वेट रख दो, मास रख दो तो। ठीक है, अगर ये मास आप रिमूव करो तो क्यूब 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। ठीक है, तो आप अब इससे क्यूब का मास भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, तो पहले इक्वेशन 1 लो कि क्यूब और मास दोनों फुल्ली सबमर्ड है। तब आप क्या करो कि B इक्वल टू डब्ल्यू करो, है ना। तो W के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, स्मॉल m प्लस 200, ये जो स्मॉल m है वो क्यूब का मास है, और 200 जो ऊपर उसके ऊपर रखा हुआ है वो है। और B क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एल क्यूब रो जो लिक्विड का है, और जी। और अगर आपने 200 रिमूव किया तो क्या होगा? ओनली एम जी बचेगा, और 2 सेंटीमीटर ऊपर आया है तो हमने L-2 करना पड़ेगा, है ना। तो और एल स्क्वायर क्यों किया है? वो तो एरिया है, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। समझे? तो ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप बिल्कुल, बिकॉज यू हैव एम जी इन द सेकंड इक्वेशन, ये एम जी अगर आप प्लग इन कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो भी आपको एल मिल सकता है ना। या तो आप दिस इज डिफरेंट मेथड वेयर आप बोल रहे हो कि सबट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 ना। अल्टीमेटली आपने एल जो एक अननोन था, है ना, वो निकाल लिया आपने। तो आपका एल यहाँ पे आया है कि 10 सेंटीमीटर। देखो और वाटर की डेंसिटी 1 ली है। प्रैक्टिकल कभी कभी आसान हो जाता है, तो 1 ग्राम पर याद रखो आप। तो सी है, इसलिए ये सेंटीमीटर पे निकल के आया। ओके, अब मास तो पूछा नहीं है, लेकिन मास पूछते तो भी हम क्या कर सकते थे कि 10 क्यूब माइनस 200 कर दो सीधा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ग्राम में चाहिए आपको तो 200 जो मास ऊपर था छोटा सा, वो आप वो ये करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो फुल्ली सबमर्ज था। और फुल्ली सबमर्ज के लिए कंडीशन कैसे आई है हमारी?
डी बाय रो इज इक्वल टू फुल्ली सबमर्ड। इससे हमने निकाला फटाक से। ठीक है। अब लेकिन उसमें 200 कम करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर रखा तभी वो फुल्ली सबमर्ड था, है ना। ऐसे निकाला ये आपका जो डी बाय रो का एप्लीकेशन से हमने क्यूब की डेंसिटी निकाल ली, मास निकाल लिया। मास निकाल लिया तो डेंसिटी भी निकल जाएगी क्योंकि वॉल्यूम पता है हमें। चलो अब ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले आप राइट फिगर पे फोकस करो। कंडीशन क्या है कि आइस ब्लॉक है, वाटर है, और ये ऐसे इसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे, आधे से ज़्यादा नीचे दिखाया है। 10% अबाउ द सरफेस। 10% अबाउ सरफेस मतलब क्या हुआ, उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.9 हो गया। अच्छा, आप देखो लेफ्ट साइड में फिगर में देखो, वो ऐसे कहते हैं कि अगर इस वाटर के ऊपर हमने केरोसिन डालना शुरू किया तो क्या होगा, है ना। तो हाँ, अब ऐसा है कि जैसे ही आप केरोसिन डालोगे तो आइस जो है ना वो थोड़ा ऊपर आने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ेगा तो बॉयंसी बढ़ जाएगी उसकी, इसीलिए वो थोड़ा ऊपर आएगा। ओके, तो ये कंडीशन दी है कि जब ये नीचे 0.8 हाइट नीचे रहता है तब ये केरोसिन की हाइट x ली है। समझे, ये कंडीशन दी हुई है। अब इससे हम, आप सेटअप समझ गए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले पूछा है कि केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा ए में। तो केरोसिन जैसे ही डालोगे तो बॉटम पे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए आइस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये प्रेशर ही तो ट्रांसमिट होता है लिक्विड में। तो यही, अब ये आइस कब तक ऊपर आता रहेगा, जब केरोसिन उसके पूरा सबमर्ज नहीं कराता है। अब बी को देखो, जो कंडीशन दी थी कि जब एक्स केरोसिन डालते हो तब वो 20% ऊपर आता है, पहले 10% था। तो इससे हमने क्या किया, ये जो कंडीशन है वो क्या है, वो बेसिकली बी इक्वल टू डब्ल्यू किया है ना। तो राइट साइड में डब्ल्यू है, वेट ऑफ द आइस, है ना। वेट ऑफ द आइस में हमने सिर्फ और सिर्फ जी की जरूरत नहीं है हमें, जी लेफ्ट और राइट से, तो ये हमारा, और इसका 1 ले लिया हम लोगों ने वाटर डेंसिटी, तो ये रिलेटिव डेंसिटी टर्म में 0.9 h आ जाएगा, है ना। एरिया तो लेफ्ट और राइट से कट हो जाएगा देखो, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ h इंटू रो विच इज 0.9। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी आपका 0.8 h नीचे था वाटर के लिए, और केरोसिन के लिए 0.8 x ऊपर था। अब 0.8 ये जो है वो उसकी हाइट है, वाटर की डेंसिटी तो 1 ही है, लेकिन केरोसिन का यहाँ पे हमने डेंसिटी लेना है, वो 0.8 है, और x उसकी हाइट है। समझ गए आप लोग, अल्टीमेटली ये B इक्वल टू डब्ल्यू है, तो यहाँ से आपका h निकल के आया। ओके, अब आप केरोसिन को पूरा भर दो तो क्या होगा, तो जब केरोसिन को पूरा ऊपर जाएगा फिर ये ऊपर नहीं आएगा, फिर ये स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उस वक्त उसकी केरोसिन में हाइट h1 ली है, वाटर में हाइट h2 ली है। ठीक है, फिर आप अगेन बॉयंसी इक्वल टू W कर दो। तो बॉयंसी के लिए क्या करोगे, रो जी H1 प्लस रो जी H2, दोनों के लिए अलग अलग है डेंसिटीज और H1 H2, और आइस का जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेट है वो रो इंटू एच किया है। ठीक है, क्योंकि एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको H1/H2, तो मतलब आप जब केरोसिन डालोगे पूरा सबमर्ज होगा, पूरा सबमर्ज जब होगा तो इक्वल लेंथ हो जाएगा केरोसिन और वाटर में।
ठीक है, और ये कंडीशन स्टेबल रहेगी, फिर आप इसके ऊपर कितना भी केरोसिन ऊपर डालते जाओ, दिस विल नॉट चेंज। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था। अब ये प्रॉब्लम 7 है, इसका पहले सेटअप समझते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट फिगर पे फोकस करो। देखो ये लकड़ी है जो वर्टिकल पानी में रखी हुई है और ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका सीजी ऊपर है। थोड़ा सा भी आप टिल्ट करोगे तो जैसे हमको पता है कि ये शेप चेंज कर देगी, है ना, टेढ़ी हो जाएगी ये, क्योंकि उसका सीजी ऊपर है। तो इसको स्टेबल कराने के लिए अब एक्सट्रीम राइट फिगर में देखो, हमने ना लकड़ी के नीचे मेटल की टिप, हैवी मेटल लगा दिया ताकि उसका सीजी नीचे आ जाए। और मिनिमम मेटल कितना लगाना पड़ेगा कि सीजी नीचे आते आते सीबी के ऊपर आ जाए। ओके, तो अब क्या होगा, दोनों एक है तो थोड़ा भी रोटेट करो तो दोनों टॉर्क जीरो हो जाएगा, मिनिमम स्टेबिलिटी। ठीक, अब ये सीजी कितना नीचे आया है, तो जितना पार्ट सबमर्ड है उसके सेंटर में। अब सेंट्रल फिगर पे आओ, तो कितना पार्ट सबमर्ड है, स्मॉल एच पार्ट सबमर्ड है। ठीक है, तो इस इसका कंबाइंड सीजी और सीबी दोनों एक कहाँ पर है, तो हमको पता है सीबी कहाँ होता है, अगर एच सबमर्ड है तो एच बाई टू पे, है ना, तो वाई सी एम क्या होगा यहाँ पे, एच बाई टू होगा। ओके, अब ये वाई सी एम लेस देन और इक्वल टू एच बाई टू क्यों लिया है, क्योंकि हमें मिनिमम मास चाहिए, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए वो लेस देन और इक्वल टू चाहिए, लेकिन मिनिमम के लिए हम इसको एच बाई टू करेंगे। समझ गए? अच्छा, अब देखो ये वाई सी एम कैसे निकालेंगे, तो भाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो ये हम आगे करेंगे, होपफुली कि आप पूरा सेटअप समझ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो वुडन सिलेंडर था उसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, डेंसिटी रो है ना, मेटल पीस का स्मॉल एम दिया है, और ये मिनिमम एम कितना होगा ताकि वो स्टेबल रहे, और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे की आइडिया यही है कि मिनिमम एम के लिए सी जी और सी बी को इनसाइड होने चाहिए, है ना, और पक्की स्टेबिलिटी के लिए सी जी और नीचे आना चाहिए। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस को इक्वेट करो, बी इक्वल टू एम जी कर दो। तो एम जी तो पता है आपको कि छोटा मास प्लस लकड़ी का मास इंटू जी, और बी क्या होगा, जो भी वॉल्यूम सबमर्ड है वो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो ऑफ लिक्विड विच इज सिग्मा टाइम्स जी। अब सी जी हाइट के लिए, सी जी का हाइट देखो क्या है, हमने देखा है ऑलरेडी कि वाई सी एम इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू। तो एम वन क्या है, कैपिटल एम, और उसका सी जी कहाँ पर है, एल बाई टू पे, है कि नहीं। और हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, नीचे से, तो जो स्मॉल एम है ना उसका वाई कहाँ है, तो वहीं पर है, इसलिए वो जीरो, इसलिए उसको लिया नहीं है। वाई सी एम तो आपको, है ना, ये सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है उससे हमने निकाला है। अब ये वाई सी एम कितना होना चाहिए स्टेबिलिटी कंडीशन के हिसाब से, इक्वल टू एच टू। तो अगर इक्वल टू एच टू रख दे हम, और ऊपर वाली फॉर्मूला में ये एच अगर डाल दे, है ना, ये एच हमने यहाँ से लिया, अब ये कहाँ डालना है, जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें, उसमें सब्स्टिट्यूट बैक करो तो आपकी फाइनल फॉर्मूला एम के लिए निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ के एक ही इक्वेशन था बेसिकली, तो, है ना, अब कि अब स्टेबिलिटी का ये बेस शुरुआत है यहाँ से आपका, तो यहाँ से एम निकल के आया। अब देखो ये वैलिड कब है, जब कभी भी आपका सिग्मा जो है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी, वो जो जो भी स्टेबल होना चाहिए चीज उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर वो सिग्मा रो से कम हो जाएगा तो सिंक हो जाएगा, तो फ्लोटिंग स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि फ्लोट ही नहीं करेगा। और इस फॉर्मूला में कैपिटल एम क्या था, है ना, रो इंटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल।
और ये टर्म अंडर रूट में आई है सिग्मा बाय रो, वो डेंसिटी रेशियो कैप्चर कर रहा है। जैसे सिग्मा रो की तरफ जाएगा, मास लगाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाएगी, स्टेबिलिटी की बात इतनी रहेगी नहीं। और जितना डेंसिटी लिक्विड का ज़्यादा, उतना हमें ज़्यादा हेवियर टिप लगानी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे हमने समराइज कर लिया है। फ्लोटिंग के लिए आप क्या लिखो, वी रो इज इक्वल टू वी डी, क्योंकि जी कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना सबमर्ज है वो सीधा रिलेटिव डेंसिटी से मिल जाएगा। और सी बी इक्वल टू सी जी आप करो डिस्प्लेस फ्लूइड का स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए, मिनिमम स्टेबिलिटी के लिए सी बी और सी जी एक होने चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। और सिंपल स्टेबिलिटी के लिए हमने देखा सी जी और सी बी एक लाइन में रहने ही चाहिए, नहीं तो। अब कार्गो सिंकिंग के लिए आप जब भी अनलोड करते हो तो वाटर फॉल होता है, राइज होता है। ये सिंपली आप देखो कि अगर सिंक हो जाता है तो लेवल फॉल। जब कभी भी चीज़ सिंक हो जाती है, जैसे आइस के लिए भी, अगर आइस पूरा सिंक हो गया था तो लेवल फॉल हो जाता है। फ्री फॉल के लिए जी इफेक्टिव ही जीरो होगा तो कोई ये बॉयंसी वगैरह कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। और आइसबर्ग कितना सबमर्ज रहता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है डी बाय रो, उसके रूल से निकाल लो। ठीक है, तो अब इसके जितने प्रॉब्लम करेंगे उतना आगे के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे कि अगर एलिवेटर में एक्सेलरेट तो हम जी प्लस ए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन के केस, है ना। कीप इन ट्यून। थैंक यू।